हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इट लुकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी माध्यम का चैप्टर तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पहले तरंग है बाद में किरण है, पहले तरंग है बाद में किरण है। जब ऑब्स्टेकल यानी कि अवरोधक साइज में बड़ा होने लगता है तब आपको किरण समझ में आती है, और जब ऑब्स्टेकल साइज में छोटा होता है तब आपको तरंग समझ में आती है। ठीक है जी। किरण क्या होती है? तरंग के संचरण की दिशा को किरण कहते हैं। तरंग के संचरण की दिशा को किरण कहते हैं। लिख लीजिए कॉपी में, तरंग के संचरण की दिशा को किरण कहते हैं। तो अभी तक आपने केवल तरंग के संचरण की दिशा को देखा, केवल किरण को देखा है कि तरंग के संचरण की दिशा क्या है। अब तरंग के चलने का स्टाइल देखेंगे। संचरण की दिशा को किरण कहते हैं। अब तरंग के चलने का स्टाइल देखेंगे। एक बात से समझिए, जैसे कोई सांप है तो ये अपनी जगह से चल रहा है, यहाँ पे एक मेढक रखा हुआ है उसको खाने के लिए। फाइनली देखिए ये ऐसे चल रहा था ना, बोलिए हाँ या ना। ये चला कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अभी तक आपने केवल इसके रास्ते को अध्ययन किया। इसको बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। क्या? कौन सी प्रकाशिकी? अब परंतु अब जो है आप इसके पूरे के पूरे स्टाइल को देखेंगे तो ये कहलाएगी तरंग प्रकाशिकी। तो इस चैप्टर में आपको तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको तरंग का समीकरण बता देता हूं जो 11वीं क्लास में आप पढ़ करके आए हैं, है ना। तरंग का समीकरण तो लिख लीजिए भैया, क्लास 11th का तरंग समीकरण। तरंग समीकरण, जब किसी रस्सी में आप विक्षोभ देते हैं खर्र, तो यहां से जो विक्षोभ होता है, जो डिस्टरबेंस होता है, वो एक दिशा से दूसरी दिशा में ट्रेवल करता है। बोलिए हाँ है ना, हाँ है ना। और ये करता क्या है? ये करता ये है कि ये जो माध्यम के कण हैं उनको ये विस्थापन देता है। देता है कि नहीं देता है? माध्यम के कणों का विस्थापन या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। ठीक है ना, माध्यम के कणों का विस्थापन होता है। मतलब तरंग जब चलती है तो उसके कण विस्थापित हुआ करते हैं। बोलिए हाँ या ना। ये दूरी क्या है? ये वाली दूरी x, और विस्थापन की दिशा क्या है? y। तो इसलिए तरंग का जो समीकरण होता है उसकी पहचान विस्थापन होती है। क्या होती है पहचान? विस्थापन। इसलिए तरंग का समीकरण कहलाता है विस्थापन समीकरण। क्या कहलाता है? विस्थापन समीकरण। तो तरंग क्या करती है? तरंग अपने माध्यम के कण को विस्थापित करती है। तरंग जो भी होगी अपने माध्यम के कणों को क्या करेगी? विस्थापित करेगी। बोलिए हाँ या ना। तो इस दिशा का विस्थापन हो गया कितना? y, और इस दिशा का विस्थापन क्या हो गया? x। x के बदलने के साथ साथ y बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बताओ। मतलब तरंग समीकरण में जो y है वो x का फलन है। कहिए हाँ या ना। नहीं है क्या? तरंग समीकरण में जो y है, y दिशा का विस्थापन, वो x पर निर्भर कर रहा कि नहीं कर रहा? x के बदलने के साथ साथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? x आगे बढ़ोगे तो वो भी तो बदल रहा ना, तो ये x का फलन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब विस्थापन तरंग समीकरण में, तरंग में जो विस्थापन y है वो x के साथ फिक्स रहता कि बदलता रहता है? x की वैल्यू बढ़ने के साथ विस्थापन एक ही जैसा कि अलग अलग हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। मतलब ये विस्थापन यहाँ पे ज़्यादा है, फिर कम हो गया, जीरो हो गया, फिर विस्थापन माइनस में चला गया, और फिर ये ऊपर चला गया। बोली हाँ है ना। कोई दिक्कत? तो ये विस्थापन बदल रहा कि नहीं बदल रहा? तो x पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? ये जो सारी घटना है ये किसके सापेक्ष में हो रही है? समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसमें? जब जैसे यहाँ से तुमने डिस्टरबेंस किया तो ये यहाँ से ब्रेक हो करके ये यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर एक लाल कलर की फीता बांध लो। क्या बांध लो? फीता, रिबन। और आपने थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिया तो डिस्टरबेंस ट्रेवल होते होते ड्रर, थोड़ी देर में ये अप एंड डाउन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। मतलब x के साथ तो फर्क पहुंचा, साथ में समय के साथ भी डिपेंड कर रहा है। मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू समय का फलन। मतलब वो जो y है x का फलन है, साथ साथ विस्थापन जो है किसका फलन है? समय का। नहीं है क्या? दो बातों पे विस्थापन निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और क्या समय लगेगा ना। तो समय का फलन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा एक साथ, ये आपको लगता है। जब आप पानी में तरंग फेंकते हैं, पत्थर डालते हैं, तो बहुत दूर तक आपको वो कंपन बिल्कुल तुरंत दिखाई देता है कि थोड़ी देर बाद दिखाई देता है? तो वही। अब वहां पर ये रस्सी छोटी है तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपको जल्दी हो गया। बट वही रस्सी अगर आप बहुत बड़ी ले लेंगे और कंपन आप कराएंगे तो थोड़ी देर के बाद एंड वाले कोने पर आपको कंपन दिखाई देगा। बिल्कुल वही पानी वाली सिचुएशन है। बोलो।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आ गया जी समझ में। तो मतलब यहां पर जो है y जो है x का फलन है और y किसका फलन है, समय का फलन है। मतलब जो तरंग का विस्थापन है वो दो डोमेन में परिभाषित होगा। किस में परिभाषित होगा, दो डोमेन में। कितने डोमेन में, दो डोमेन में, एक x में और एक किस में, t में, एक x में और t में। जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपका रिजल्ट किसी एक बात पर निर्भर नहीं करता कि आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं, आपकी सेहत पे भी डिपेंड करता है। बोलिए हाँ, सेल्फ स्टडी तो खूब करी मगर सेहत गड़बड़ रहती तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ऐसे ही तरंग का विस्थापन दो बातों पर यहाँ पर निर्भर कर रहा है। और हम अब लेते हैं तरंग का विस्थापन समीकरण। क्या देते हैं, तरंग का विस्थापन, मतलब तरंग की पहचान उसके विस्थापन से है। तो अब ये नहीं पूछेंगे आपकी ये विस्थापन समीकरण ऐसा क्यों आया, इसे अब याद करना है, वो 11वीं क्लास का केस है। सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस कितना, kx। ये लिख लीजिए, ये तरंग के विस्थापन समीकरण है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस kx। नोट करो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस kx। अब मैं ये बता देता हूं कि हाँ ये है क्या, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे इसी सब इसी से बनेगा, बनेंगे सब इसी से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, अप एंड डाउन वेरी करेगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का भी विस्थापन समीकरण ऐसे ही निकलेगा, विद्युत क्षेत्र का भी विस्थापन समीकरण ऐसे ही निकलेगा, ठीक है ना। अब आप इसको यहां पर देख चुके हो, तो आप वहां पे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx कुछ करके वहां भी बनेगा। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस साइन यहां पर आ जाएगा, मतलब दिशा पलट जाएगी, एक इस तरफ जाएगा एक उस तरफ जाएगा, ठीक है ना। अभी उस पर डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, वो 11th क्लास का टॉपिक है। ऊपर ऊपर से देखिए तरंग का समीकरण। अब भैया ए क्या होता है, ए होता है आयाम। ए क्या होता है, आयाम। विस्थापन करता हुआ कण अपनी माध्य अवस्था से कितना ऊपर भग पाता है या कितना नीचे भग पाता है, इसको बोलते हैं आयाम। तो बेटा ये अधिकतम ऊंचाई जो होती है या न्यूनतम ऊंचाई होती है, समझ में आया ना। लिखने में ऊपर वाले को प्लस और माइनस लिखा जाता है, मगर आयाम की जब बात करोगे तो केवल प्लस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्लस। समझ में आ गया ना। तो आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन, लिख लो भाई कॉपी में। ए मतलब अधिकतम विस्थापन, आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन ए। ओके, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई एफ रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की इकाई रेडियन पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं 2 पाई बाई टी। ये इसकी इकाई होती है रेडियन पर सेकेंड। प्रति एकांक समय में तुम कितने चक्कर काट रहे हो, एकांक समय में तुम कितने चक्कर काट रहे हो, कोणीय आवृत्ति, ठीक है बच्चे। यहां से लेकर के यहां तक का लगा समय कहलाता बेटा आवर्तकाल। ये लिख लो टी, यहां से लेकर के एक दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल है, एक दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल है। यहां से लेकर यहां तक का समय कहलाएगा टी। ठीक है। के का नाम मुझे भूल गया, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तरंग क्या कहते हैं हिंदी में इसको, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। संचरण नियतांक लिखो, प्रोपगेशन कांस्टेंट शायद, ठीक है। और लैम्डा तरंग दैर्ध्य, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, मतलब एक छल्ले की लंबाई, एक तरंग की लंबाई, एक तरंग की लंबाई, यहां से लेकर के यहां तक की चली गई दूरी, तरंग की दूरी। एक तरंग ये है बेटा, ठीक है, ये है एक तरंग। इस तरंग की लंबाई को बोलते हैं क्या, तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। एक कंपन, कण के एक कंपन में तरंग द्वारा चली गई दूरी, समझ में आया। कण के एक कंपन में तरंग द्वारा चली गई दूरी। देखो कंपन जो माध्यम का है ये ऊपर नीचे हो रहा है, मगर तरंग कहां चल रही है, आगे। तो जब तक वो कंपन करके, जैसे मैं उठा यहां से, देखो जीरो से उठा, ये आया, मेरा कंपन देखा आपने, ऊपर नीचे हुआ। माध्यम का कण हूं मैं क्या हूं, माध्यम का कण, मगर साथ ही साथ तरंग यहां से यहां पहुंच गई, हाँ या ना।
क्लियर हुआ? जो सांप का मुंह था वो ऐसे होकर के ऐसे हुआ, बोलो हाँ, मगर पहुंचा कहां? यहां पर। तो वाइब्रेशन तो ऐसा ऐसा हुआ सांप के मुंह का, मगर पहुंचा कहां? यहां। तो ये क्या है? उसकी एक तरंग की लंबाई तरंग दैर्घ्य है। क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य। चलो ये हो गया। हाँ भैया, एक्स अक्ष पर स्थिति, मतलब इस तरफ तरंग जा रही है तो इसकी स्थिति। अब क्या फायदा है इसका? अगर मैं आपको समय बता दूं और x बता दूं कि इतने समय पर और x की पोजीशन यहां पर, मुझे बताओ तरंग का विस्थापन कितना था y दिशा में, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता लोगे? समझ में आया? मतलब तरंग जो है दो डोमेन पे निर्भर करती है, एक x पर और एक किस पर? t पर। किस समय कहां पर, x क्या था और किस समय पर था, दो चीजें अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप मेरे को तरंग का विस्थापन एग्जैक्टली बता लोगे। बोलो आ गया समझ में ना? तो ये कहलाता है तरंग के बारे में जितनी जानकारी ऊपर ऊपर से मेरे को देनी थी वो मैंने आपको तरंग की जानकारी दे दी है। यही जानकारी आपके काम में आएगी। एक्स बेटा स्थिति है ना, एक्स अक्ष पर, एक्स दिशा में विस्थापन लिख लो, स्मॉल एक्स बराबर एक्स दिशा में विस्थापन, एक्स दिशा में विस्थापन। ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे पहला कंसेप्ट आता है तरंगों का अध्यारोपण। क्या आता है भाई? तरंगों का अध्यारोपण। मतलब दो तरंगें आपस में आकर के एक बिंदु पर आके टकराएंगी, धूम धड़ाम। दो तरंगें आपस में आकर के एक बिंदु पर टकराएंगी तो कुछ होगा। अब एक मिनट बताते हैं। तरंगों का अध्यारोपण तो बात की बात है, बिल्कुल। तरंग कंपन नहीं करती है, माध्यम का कण कंपन करता है। माध्यम के कण के कंपन से तरंग आगे की तरफ चला करती है। माध्यम के कण के कंपन से तरंग कहां चलती है? आगे की तरफ चला करती है। और अगर माध्यम के कण के कंपन से तरंग की दिशा में ही, कंपन की दिशा में ही तरंग आगे बढ़े तो वो कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग। देखो माध्यम का कण कंपन कर रहा है यूं यूं, हाँ या ना, मगर ये जो डिस्टरबेंस है धीरे 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 इधर सरकता जा रहा है, हाँ या ना, तो इसको बोलते हैं कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ। परंतु माध्यम का कण कंपन कर रहा है यूं यूं, बोलो हाँ, और ये जो डिस्टरबेंस है इधर की ओर सरकता जाए तो इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं इसको? अनुदैर्ध्य। कुल मिला करके कंपन शिफ्ट होता है। कंपन क्या होता है? मगर कण शिफ्ट नहीं होते हैं। कण हिले, अगला कंपन अपने बाजू वाले को दे दिया। ये कण हिला, समझ गए ना, यूं था यूं गया और यूं आ गया। ये देखो, ये जो कण था इसको तुमने धक्का मारा, ये लोहे की पटरी, ये लोहे की पटरी है, तुमने यहां पर इसको धक्का मारा, बोलो हाँ। तो ये जो कण है जैसे इसमें तुमने हथौड़ा मारा, इधर से मारा हथौड़ा, यहां से भड़ाक से, तो जैसे इसको हथौड़ा मारोगे तो ये इधर गया, बोलो हाँ। अब भैया प्रत्यास्थता तो लगेगी, लोहा है, तो ये इधर गया, बोलो हाँ। अब जड़त्व, कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में आने का विरोध करती है। तो पहले ये गया था, फिर ये था, अभी गतिमान में था, फिर ये गया, उधर लग गई प्रत्यास्था अधिकतम, फिर यहां तक आएगा। बोलो एक कंपन पूरा हो गया, एक कंपन पूरा हो गया। अब ये जो एक कंपन इसका पूरा हुआ है, इसने ये जो धक्का मारा था, ये जो बाजू वाले को धक्का मिला था, अब वो जाएगा, बोलो हाँ। समझ में आया? तो इसका कंपन जो है, जो इसका डिस्टरबेंस है वो ट्रेवल कर रहा है। कण नहीं ट्रेवल, कण तो जितना करना था, कण ने क्या कर दी? सरल आवर्ती गति। कण ने सरल आवर्ती गति कर दिया, अपना वो उसी पोजीशन पे आ गया। परंतु ऐसा होते 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 जो अंत तक कंपन प्रसारित होता चला जाता है, इसको बोलते हैं तरंग। यही है तरंग संचरण। ठीक है जी। मैं क्या कह रहा था? हाँ देखो भैया, अब भाई सबसे पहले तरंगे तो बाद में टकराएंगी, अब पहले समझते हैं तरंगों की उत्पत्ति। तरंगों की उत्पत्ति, तरंग बनती कैसे हैं, तो इसके लिए कई सिद्धांत दिए और बड़ी अच्छी इसके बारे में एक रोचक कथा है। शुरुआत में न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश जो है वो कण के माध्यम से आता है। किसके रूप में आता है? कण। प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति है, इसको बोलते हैं न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आपने शीट देखी हो, रेफरेंस बुक पहले ही लिख ले, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कौन सा सिद्धांत? कणिका सिद्धांत। तो भैया वहां पर
16वीं शताब्दी के आसपास न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश जो है वो कण के स्वरूप में आता है, मतलब प्रकाश कण लिए हुए है, और जब आप इसको किसी चमकदार सतह से टकराते हो, क्योंकि कण है और कण ये पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। कैसी टक्कर? तो भैया ये टकराएंगे ऐसे तो वापस भी जाएंगे ऐसे, हाँ है ना। तो जैसे कण आए थे वैसे कण वापस चले गए, इसलिए प्रकाश का परावर्तन हमको समझ में आता है। न्यूटन ने इसको कण कहा। क्या कहा न्यूटन ने इसको? कण। उसी समय के बहुत दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने बाद में बहुत प्रसिद्धि मिली, क्रिश्चियन हाइगन्स ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कण नहीं है, ये कण नहीं है। मेरा मॉडल है कि प्रकाश जो है वो तरंग के माध्यम में आता है। किस माध्यम में आता है? तरंग के माध्यम में आता है, ठीक है। और उन्होंने दिया प्रकाश का तरंग सिद्धांत, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। उन्होंने तरंग सिद्धांत बताया हाइगन्स ने सबसे पहले, ठीक है ना। और उन्होंने डिफाइन किया तरंगाग्र। क्या डिफाइन किया? तरंगाग्र। तो लिखिए सबसे पहला प्रश्न। हाँ, हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या है? हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या है? अथवा प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है? ठीक है, हाइगन का तरंग सिद्धांत कहिए या प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहिए। आइए इस सिद्धांत को पढ़ते हैं। लिखिए, सन 1678 में हॉलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश संचरण से संबंधित तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है। अब तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया क्रिश्चियन हाइगन्स ने, जो कि सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 बात लिखिए, पहला सिद्धांत, पहला पॉइंट, इसके कुछ पॉइंट थे उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक माध्यम है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक, हम क्या कहते हैं, हम अभी क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ऊपर कोई माध्यम नहीं, ऊपर निर्वात है। ऊपर क्या है? कोई माध्यम नहीं है, ऊपर क्या है? निर्वात है। समझ में आया? ऊपर निर्वात है। मगर हाइगन ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक माध्यम है। क्यों? क्योंकि उस समय तक यह व्याप्त था कि दुनिया में किसी भी चीज को चलने के लिए जरूरत पड़ती है कण की। जैसे मैंने आपको पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, टुक छोड़ा था, तो जैसे मैंने एक छोड़ा था तो लास्ट वाला एक जाता था। देखा नहीं देखा? तुमने नहीं देखा? एक बॉल छोड़ता था तो एक बॉल इधर वाली जाती थी, 2 बॉल छोड़ता था तो 2 बॉल का संवेग जाता था। बोलो हाँ। मतलब संवेग के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी चीज को कण कण के रूप में गतिमान होने के लिए कण तो होना चाहिए ना, हाँ या ना। तो शुरुआत में यही माना गया था कि माध्यम में कण होना, मतलब कहीं ना कहीं कण होना चाहिए, तभी तो धक्का लग 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 के चीजें आएंगी अर्थ तक। तो इसलिए बोला गया सर्वत्र एक माध्यम है। सर्वत्र क्या है? एक माध्यम। और वो माध्यम का घनत्व तो बहुत ही कम है। उस माध्यम का घनत्व तो बहुत ही, इतना कम है कि हमको समझ में नहीं आ रहा।
बाद में अला की आकर के ये बात गलत साबित हुई। बाद में पता चला कि भैया माध्यम सच में नहीं है, निर्वात है। क्या है? निर्वात है। मगर तब तो इस बात को यदि कह दिया जाए तो लाठियां चल जाती कि अगर निर्वात है तो प्रकाश आया कैसे? बिना कण के, बिना पार्टिकल के धक्का मारे 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 तभी तो आएगा प्रकाश। समझ गए ना? बाद में पता चला कि एक नए प्रकार की तरंगें होती हैं। मैक्सवेल ने बताया, क्लार्क मैक्सवेल ने 18वीं शताब्दी के एंड में, विद्युत चुंबकीय तरंगें। कौन सी तरंगें? और लाइट को दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों से अलग रखा गया, दोनों ही चीज से अलग रखा गया, अनुप्रस्थ से भी अलग, अनुदैर्ध्य से भी अलग, जिसका नाम पड़ा विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो तब क्या कहा भैया इस चीज को बचाने के लिए हाइगन ने, कि समस्त ब्रह्मांड में एक यूनिफॉर्म, एक जैसा, एक रूपी माध्यम व्याप्त है और इसका नाम दे दिया ईथर। क्या नाम दे दिया? ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर भरा हुआ है, सब सूंघ के बेहोश हो जाते। ईथर का काम क्या होता है? निश्चेतक, सूंघाने के लिए काम में आता है ना। अरे भूल गए तुम लोग यार, केमिस्ट्री भी ROR पढ़े हो, अभी आएगा तुम लोग में ईथर, ठीक है ना? हाँ, ईथर, CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर, अभी आ जाएगा। चलो, तो खैर उन्होंने कहा समस्त ब्रह्मांड में एक माध्यम व्याप्त है, उसको बोलते हैं ईथर। उस माध्यम का नाम दे दिया ईथर। ये ईथर नहीं है, उस माध्यम का नाम दे दिया ईथर, ठीक है ना? कुछ भी दे सकते थे, हो सकता था काऊ बोल देते कि समस्त ब्रह्मांड में एक माध्यम है जिसका नाम है काऊ, ठीक है ना? यस, तो लिखो जो निम्नलिखित था। नंबर 1, समस्त ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है जो भारहीन एवं समांगी होता है, जो भारहीन एवं समांगी होता है। समस्त ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है जो भारहीन एवं समांगी होता है। भारहीन का मतलब मास बहुत कम है, घनत्व बहुत कम है। समांगी मतलब हर जगह एक जैसा। समांगी विलयन, विषमांगी विलयन आपने पढ़ा होगा। समांगी मतलब हर जैसा, एक जैसा। जैसे हमारे शरीर का जो रक्त है वो हर जगह एक जैसा है, ऐसा नहीं कि कहीं का रक्त बहुत गाढ़ा है और कहीं का रक्त बहुत पतला है, हर जगह एक जैसा है। व्याप्त है, यह भारहीन तथा समांगी होता है। इसका घनत्व बहुत ही कम, इसका घनत्व बहुत ही कम एवं प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, एवं प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। लो, इसको कहते हैं रिचार्ज कराने के पहले कंडीशन से अप्लाई लगा देना। मतलब जो जो चीज विवाद हो सकते हैं, जिन चीजों के विवाद हो सकते हैं, पहले ही उन्होंने कल्पना कर करके कह दिया भैया देखो ऐसा माध्यम है जिसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। पहले ही उन विवादों को शांत करने के लिए उन्होंने लिखा दिया कंडीशंस अप्लाई। समझ गए ना? रास्ते बंद। लिखो, प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, क्योंकि लोग लड़ने किस पे वाले थे कि भैया अगर माध्यम है तो भार क्यों नहीं है, माध्यम है तो समांगी कैसा है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम क्यों नहीं है, क्योंकि गति होगी तो कण इधर के उधर हो जाएंगे, तो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो जाएंगे। समझ गए? अगर घनत्व है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं गिर जाता। समझ गए ना? और प्रत्यास्था अगर कम होगी तो पार्टिकल हिले डोलेंगे नहीं, तो आएगा कैसे। तो सारी चारों चीज़ें जो विवाद की थी, चारों चीज़ें उन्होंने लिख दी इसमें। अगला पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, जब किसी स्रोत से प्रकाश ऊर्जा निकलती है, जब किसी स्रोत से प्रकाश ऊर्जा निकलती है तो ईथर में तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, तो ईथर में तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, ईथर में तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार तरंगों के द्वारा प्रकाश का संचरण होता है। प्रकाश का संचरण होता है। इस प्रकार तरंगों द्वारा प्रकाश का संचरण होता है। जब कोई भी स्रोत है उससे प्रकाश ऊर्जा निकलेगी तो प्रकाश ऊर्जा से तरंगें निकलेंगी और वो तरंगें
हर तरफ, क्योंकि माध्यम कैसा समांग है। कैसा माध्यम है? समांग। बॉडी में इंजेक्शन लगा तो हर दिशा में इंजेक्शन के पार्टिकल चले जाएंगे बिल्कुल समान रूप से। जितने समय में यहां पर पहुंचेंगे उतने समय में यहां पर पहुंचेंगे, तो हर दिशा में तरंगें व्याप्त होती हैं। और इन प्रकार तरंगों के द्वारा प्रकाश का संचरण होता है, और जितनी दूर तक तरंग जाती जाएंगी उतनी दूर तक प्रकाश का संचरण होता जाएगा। अगला पॉइंट लिखो। ये तरंगें सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग अत्यधिक वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। ये तरंगें सभी दिशाओं में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, विभिन्न रंगों का आभास तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण होता है। विभिन्न रंगों का जो आभास होता है भैया, वो तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण हुआ करता है। विभिन्न रंगों का आभास तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण हुआ करता है। ये थे मेन पॉइंट थे हाइगन्स के सिद्धांत के। विभिन्न रंगों का आभास तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण हुआ करता है। लास्ट पॉइंट लिखिए। प्रारंभ में प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना गया। शुरुआत में भैया प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना गया था। अब एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका बनेगा इस लाइन से। शुरुआत में प्रकाश को कैसा माना गया था? अनुदैर्ध्य। मतलब जिस तरफ कंपन उसी तरफ संचरण। ऋतिक रोशन का डांस, ठीक है ना। जिस तरफ कंपन होता है उसी तरफ संचरण होता है, अनुदैर्ध्य माना गया। परंतु बाद में ध्रुवण की व्याख्या के लिए, तो एक आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ध्रुवण। क्या कहलाएगा? ध्रुवण। उस ध्रुवण से पता चल जाएगा कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं है, अनुप्रस्थ है। परंतु ध्रुवण की व्याख्या के लिए इसे अनुप्रस्थ माना गया। इसे क्या माना गया? अनुप्रस्थ। ध्रुवण की व्याख्या के लिए इसे अनुप्रस्थ माना गया। तो ये थी, इनको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अभिग्रहित। क्या बोलते हैं? अभिग्रहित। अभिग्रहित इंग्लिश में कहलाता पोस्टुलेट। मतलब किसी भी चीज़ की व्याख्या करने के लिए, जैसे घर में पूजा पाठ होता है, कार्यक्रम होता है, तो पंडित जी पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भैया देखो हम आएंगे तो हमारा खाना अलग बनेगा, लाल कपड़ा होना चाहिए, एक अलग से किचन होना चाहिए। इस टाइप से उन्होंने कुछ सिस्टम दे दिए, बना दिया। बड़े पंडित लोग करते हैं ना भाई साहब, तुम तो जानते होगे, है ना। उनका सिस्टम बड़ा अलग रहता है, ठीक है। तो ये थी मतलब क्रिश्चियन हाइगन्स ने इतनी अभिग्रहित दे दी। क्या दे दी? इतनी अभिग्रहित। अब इतनी अभिग्रहितों के आधार पे अब अपना मॉडल दिया, पूरा मॉडल दिया। ये अभिग्रहित थे, ये उसके मेन पॉइंट थे कि ये भैया होना चाहिए। अब इसके आधार पे मॉडल दिया। तो मॉडल पे सबसे पहली चीज जो डिफाइन करी उसने, उसका नाम था तरंगाग्र। क्या था? तरंगाग्र। अब सुन लिया, तरंगाग्र। गंगोत्री नदी, गंगा नदी है। गंगा क्या है? नदी है। बट गंगा नदी उत्पन्न कहाँ से होती है? गंगोत्री से। समझ गए ना। गंगा का स्रोत क्या है? गंगोत्री। अब वही ऐसे तरंग का सूत्र क्या कहलाता? तरंगाग्र। क्या कहलाता है? तरंगाग्र। अब हम पढ़ने वाले हैं कि तरंग का स्रोत क्या है। तो तरंग के स्रोत को ही एक तरीके से तरंगाग्र मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो लिखिए भैया, तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं? तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं? तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं? तरंगाग्र को हम बाद में डिफाइन करेंगे। पहले एक प्रैक्टिकल घटना देखिए जो आप महसूस करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इस प्रैक्टिकल घटना को तो आप बहुत महसूस कर चुके हैं। नदी के किनारे बैठ करके किसी हाइट पे आपने पत्थर मारा, डुप। बोलो हाँ या ना। ये पत्थर मारा,
इसे बोलते हैं विक्षोभ। क्या बोलते हैं इसे? विक्षोभ। अब यही है, यहां पर पत्थर मार रहे हो और अब अंधेरे में हाइगन के लिए यहां पर लाइट चालू करोगे, बटन चटकाओगे लाइट का, लप से लाइट जल जाएगी। यहां पर पत्थर मारा था और यहां पर क्या जलाओगे? लाइट। पत्थर मारोगे तो मैकेनिकल वाइब्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, डिस्टरबेंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो वहां पे भी जब तरंग होती हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप पत्थर मारते हो, बिल्कुल नदी वाला सिस्टम समझो, समझ में आएगा। तो जैसे ही आप पत्थर मारेंगे तो यहां पर क्या उत्पन्न हुआ? डिस्टरबेंस। क्या उत्पन्न हुआ? डिस्टरबेंस। बोलो भैया, हिंदी में विक्षोभ बोलते हैं। क्या ये डिस्टरबेंस यहीं पर रहेगा कि आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। बढ़ेगा आगे। क्यों बढ़ेगा? प्रत्यास्थता का प्रभाव। माध्यम के पास क्या है? प्रत्यास्थ है। और जब जैसे ही वो धक्का जाके लगेगा तो अगले वाले कण को लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो विक्षोभ, वो जो डिस्टरबेंस है आगे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? चलो भैया, तो वो डिस्टरबेंस जो है, वो विक्षोभ जो है, आगे जब पहुंचेगा तो बाजू वाले कणों पर समान रूप से पहुंचेगा कि अलग अलग रूप से पहुंचेगा? अलग अलग रूप से। कौन बोल रहा है भैया? माध्यम अलग अलग है क्या? इधर का पानी गाढ़ा है, इधर का पानी पतला है क्या? कि हर जगह का पानी समान है? समान है। तो बराबर बराबर नहीं बटेगा डिस्टरबेंस? बोलो हाँ या ना? कहिए। तो भैया बदलेगा तो अगर इधर वाले में जितना बदला तो इधर वाले में भी तो उतना बदलेगा ना। मान लीजिए ये डिस्टरबेंस यहां पर पहुंच करके यहां तक पहुंच गया, इस कण तक, तो यहां पर जितना डिस्टरबेंस पहुंचा है यहां पर उतना ही पहुंचेगा कि कम ज्यादा पहुंचेगा? उतना ही पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? बोलो हाँ। ये हो गया। तो इसकी परिधि में जितने भी कण होंगे उन सब पर डिस्टरबेंस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? सब पर समान समय पर पहुंचेगा कि अलग अलग समय पर पहुंचेगा? समान वेग से पहुंचेगा कि अलग अलग वेग से पहुंचेगा? समझ में आया? तो देखिए, पहले ये डिस्टरबेंस ये एक जगह था, अब ये डिस्टरबेंस टूट करके तुम एक का सिर काटोगे, हम हजारों भगत सिंह पैदा करेंगे। बोलो याद आया? ठीक है ना? तो ये देखिए, ये जो डिस्टरबेंस था, अब ये डिस्टरबेंस जो है इतने सारे नए डिस्टरबेंस पॉइंट पैदा कर रहा कि नहीं कर रहा है? कर रहा कि नहीं कर रहा है? ठीक है। तो इस डिस्टरबेंस के पॉइंट को मिला दीजिए, ये एक पथ तैयार हो रहा है इन बिंदुओं को जोड़ करके। इस पथ को बोलते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं? और ये पहला तरंगाग्र है। डिस्टरबेंस के बाद, विक्षोभ के बाद ये पहला ये पैकेट जनरेट हुआ है, ये पहली फौज तैयार हुई है डिस्टरबेंस की। समझ गए ना? इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगाग्र। क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगाग्र। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? अब सुन लो, अब ये जो तरंगाग्र है इसने एक नया सोर्स, नया स्रोत तैयार कर दिया नया स्रोत तैयार कि नहीं कर दिया? अब ये नया स्रोत अपने चारों तरफ फिर से ये डिस्टरबेंस भेजेगा कि नहीं भेजेगा? बोलो बोलो, भेजेगा कि नहीं भेजेगा? वो जो कंपन यहां गया है वो कंपन अब चारों तरफ कंपन नहीं भेजेगा क्या? हाँ, तो ये कंपन फिर से चारों तरफ एक नया कंपन भेजेगा और फिर से एक नया गोला तैयार होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? एक भगत सिंह गए, हजारों बन गए, हजारों गए तो फिर लाखों बन गए। बोलो हाँ या ना? इस तरीके की फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? तो फिर से ये नया कंपन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? फिर इसका भी एक नया कंपन तैयार होगा कि नहीं होगा? बोलो, नहीं आ रहा समझ में? होगा। इसका भी नया कंपन तैयार होगा कि नहीं होगा? हाँ, पीछे वालों को नहीं लेंगे, पीछे वालों को नहीं लेंगे, क्योंकि उनका तीव्रता जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? तीव्रता जीरो। उनकी तीव्रता जीरो क्यों होती है? जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तीव्रता निकालने का सूत्र, तब मैं वहां पे आपको बताऊंगा। समझ में आया? तो यहां पर आगे देखो तुम, ये कंपन जोड़ रहे, ये कंपन आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, तो ये क्या थे? प्राथमिक कंपन। ये प्राथमिक वेवलेट था, मतलब प्रारंभिक तरंगाग्र था कि नहीं था? अब इन सब को जोड़ दो, इन कंपनों को, तो ये एक नया तरंगाग्र बन गया। तरंग के ऊपर तरंग दिखा, दूसरा छल्ला जो नदी में आगे बढ़ता है, तो ये कहलाएगा द्वितीयक तरंगाग्र। क्या कहलाएगा? बोलो हाँ, द्वितीयक तरंगाग्र। और ये तरंगाग्र बढ़ता जाता है। याद करो, पहला पत्थर मारे, पत्थर मारने के बाद पहला छल्ला दिखा कि नहीं दिखा? अब वो पहला छल्ला खूब सारे क्रिएट करता है, तो उसको क्लोज करता है, उसका पैकेट, बाहर वाला पैकेट बनता है दूसरा छल्ला। अब दूसरे छल्ले के लोग फिर से
डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। समझ में आया ना? तो कौन सा छल्ला बनेगा? तीसरा छल्ला। बोलो हाँ या ना? तो छल्ले बन तो यूं रहे हैं, मगर अल्टीमेटली जो डिस्टरबेंस है वो कहाँ ट्रेवल हो रहा है? बाहर। समझ में आया? तो ये क्या है? ये तरंगाग्र है। ये क्या है? तरंगाग्र। और ये क्या है? किरण। क्या है ये? किरण। समझ में आया ना? अभी तो बताया था। तरंगों के संचरण की दिशा को ही क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। अल्टीमेटली तरंग जहां कहां रही है, बाहर फैल रही कि नहीं जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? किरण। जो आपको दिखाई देता वो तरंग के पैकेट है, उन्हीं को तरंग बोलते हैं, उन्हीं को तरंगाग्र बोलते हैं। और जा कहां रही है? किरण। बोलो आया समझ में? थक गए क्या? चलो तो फिर लिख लो। लिखिए सवाल, क्वेश्चन। तरंगाग्र से आया समझ में? पहला मॉडल आ गया ना समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हर बार आता है कि ये हाइगन्स का तरंगाग्र किसे कहते हैं, और इसका तरंगाग्र, प्राथमिक तरंगाग्र क्या होता है, द्वितीयक तरंगाग्र क्या होता है, ये बताओ। लिखो भैया। हाँ, बहुत सारे तरंगाग्र होते हैं, बहुत सारे। और जैसा जैसा स्रोत वैसे तरंगाग्र। आंख बंद करके सोचो, बल्ब लगा हुआ है, उसका तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार होगा कि वृत्ताकार होगा कि गोलाकार होगा? बल्ब, आंख बंद करके सोचो ना, बल्ब दिख जाएगा। अरे यार लट्टू बल्ब, यार सूर्या बल्ब लगा लो आंख बंद करके कहीं भी, गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार। जब उस बल्ब को आंख मींच करके देखते होगे तो उससे किरणें निकलती कि नहीं निकलती हैं? है ना? निकलती कि नहीं निकलती? उस बल्ब को आंख मींच करके देखना, कभी गांव वगैरह में लगा हो तो। हाँ, इसको मत देखो, ये नहीं है, ये बल्ब नहीं है, ये बेलनाकार तरंगाग्र देगा। कैसा तरंगाग्र देगा? बेलनाकार। कैसा तरंगाग्र देगा? ये बेलनाकार देगा। जो बल्ब लगा रहता है गांव वगैरह में छोटा सा, उसको सूर्या बल्ब, उसको आंख मींच करके देखना तो किरणें ऐसे निकलती है, तो उसका तरंगाग्र गोलाकार होता है। पहले किरणें यहां से निकलती फिलामेंट से, फिर आगे एक तरंगाग्र बनेगा प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थ, ऐसे करके करके जितने तरंगाग्र बढ़ेंगे उनका तरंग मिलती जाएंगी। चलो लिखो, क्या लिखा रहा था भैया? तरंगाग्र किसे कहते हैं? लिखिए तरंगाग्र। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं। अब एक सवाल पूछना चाहूंगा। यहां से जब प्रकाश किरण निकली या विक्षोभ निकला, तो यहां पर जो पार्टिकल डांस कर रहा है और यहां जो पार्टिकल डांस कर रहा है, दोनों के स्टेप सेम सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सेम होंगे, हाँ या ना? जैसे डांस करते समय कुछ लोग गोला बनाए हुए हैं और बीच वाले ने बम फोड़ने की एक्टिंग करी, हु ऐसे करा, तो इधर वाले सब के सब एक साथ ऐसे होते कि नहीं होते? उधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी, हाँ या ना? कि बम फट गया, हाँ या ना? तो मतलब जितने भी होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। किस कला में होते हैं? समान कला। एक जैसी कला दिखाते कि नहीं दिखाते? तो वहां पर कला भले है, मगर कला का मतलब कोण, कला का मतलब कोण। समान कला में होते हैं, मतलब वाइब्रेशन की समान कला। वाइब्रेशन मतलब दोलन की समान कला। अगर ये वाला कण अपनी मूल अवस्था से 30 डिग्री का दोलन पाया है, तो इधर वाला कण भी अपनी माध्य अवस्था से कितने का दोलन पाएगा? 30 का दोलन पाएगा। मतलब ये समान कला में होते हैं। चलो लिखो। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो माध्यम में किसी क्षण विशेष पर, प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो माध्यम में किसी क्षण विशेष पर वह सतह जिस पर सभी कण समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाती है। ठीक है ना? वह सतह जिस पर सभी कण समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाती है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं।
पहला लिखिए गोलीय तरंगाग्र, फर्स्ट गोलीय तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र, तीसरा समतल तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। अब ये डायग्राम बना लेना, दोनों बना लेना। ये स्रोत है, स्रोत से ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इस बिंदु का नाम A, इस बिंदु का नाम B, इस बिंदु का नाम C। तीनों समान दूरी पर हैं, तो तीनों पर डिस्टरबेंस एक ही टाइम पर पहुंचेगा, एक ही जैसा पहुंचेगा, और तीनों एक ही जैसे डांस करेंगे कि अलग अलग तरीके से डांस करेंगे? तो समान कला में होंगे कि असमान कला में होंगे? समान कला में बैठे हुए बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदु पथ, वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र। जब डांस देखते हैं ना, तो वो चाइनीज लड़कियां एक ही पैटर्न में डांस करके गोला बना लेती हैं, तो वो क्या है? तरंगाग्र है। क्या है ये? तरंगाग्र। ठीक है, स्रोत है, तरंगाग्र है। तो यहां पर ये तरंगाग्र बन रहा है। ये हालांकि मैं आपको प्राथमिक तरंगाग्र के दर्शन करा रहा हूं, यहाँ पे ये पहला तरंगाग्र है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, ये जो तरंगाग्र आपको दिख रहा है, इसमें स्रोत कैसा है? बिंदु स्रोत है। कैसा स्रोत है? बिंदु स्रोत है, ठीक है ना। ये तो बना लिया आपने, दोनों बना लीजिएगा। अभी इस पर क्वेश्चन आएगा, मुक्त रूप से क्वेश्चन इस पर करेंगे, दूसरा वाला। ये हो गया। लिखिए तरंगाग्र के प्रकार। लिखो पहला गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है, प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है, तो स्रोत से सीमित दूरी पर, स्रोत से सीमित दूरी पर बनने वाला तरंगाग्र स्रोत से सीमित दूरी पर बनने वाला तरंगाग्र, तरंगाग्र बिंदु तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। स्रोत से सीमित दूरी पर बनने वाला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। हाँ देखें चित्र में बच्चों, यहां पर ये गोलीय तरंगाग्र है। कौन सा तरंगाग्र है? गोलीय तरंगाग्र, क्योंकि इस पर बैठे हुए सभी कण समान कला में वाइब्रेशन कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, और ये सीमित दूरी पर है। सीमित दूरी का वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये तो सीमित दूरी है, दो बिंदु देखिए, महसूस करें, एक ये है और एक ये है, दिख रहा है? गोलीय तरंगाग्र के दो बिंदु हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस सीमित दूरी को मैं अनंत दूरी कर दूं। कितनी दूरी कर दूं? अनंत दूरी। कितनी दूरी कर दूं? अनंत दूरी। तो ये देखो, अगर मैं केवल इन दोनों बिंदुओं को अनंत दूरी पर, तरंगाग्र बढ़ाते जाइए, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए एक फ्लैटनेस आ रही है अनंत दूरी पर। वो जो गोलाकार था, वो जो कर्व था, वो कर्व क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है। तो सूर्य से भी चलने वाला तरंगाग्र जो होता है वो गोलीय तरंगाग्र होता है। मगर जब हमको प्राप्त होता है तो सूर्य के ये जो तरंगाग्र के पैटर्न आपको ऐसे दिख रहे हैं सूर्य के पास में, वो तरंगाग्र हमारे तक आते आते कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। और आपको पता है कि हमेशा जो किरण होती है वो तरंगाग्र के क्या होती है? लंबवत। क्या होती है? लंबवत। तो ये तरंगाग्र हमारे तक ऐसा पर बन चुका है, तो किरणें कैसी आएंगी? ऐसी आएंगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सूर्य से चलने वाली किरणें क्या होती हैं? समांतर। और सूर्य का जो तरंगाग्र है, हम तक पहुंचते पहुंचते कौन सा तरंगाग्र बन जाएगा? समतल तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र। तो ऐसा तरंगाग्र क्या कहलाता है? समतल तरंगाग्र। और किरणें हमेशा तरंगाग्र की कैसी चलती हैं? लंबवत चलती हैं। तो सूर्य के पास जो बना था वो होता था गोलीय, मगर हम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? समतल। क्योंकि इतनी त्रिज्या बढ़ गई कि वो जो कर्व था गोला गोला, वो फ्लैट हो गया। क्या हो गया? फ्लैट हो गया। करोड़ों किलोमीटर में, 15 करोड़ किलोमीटर। लिखो
वो समतल है। बिल्कुल सही बात है, बन गोलीय ही रहा है मगर हम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, समतल पहुंच गया। ठीक है ना, लिखो अगला, लिखिए समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, बेलनाकार बाद में कराऊंगा। समतल तरंगाग्र लिखो। प्रकाश स्रोत चाहे बिंदु हो, प्रकाश स्रोत चाहे बिंदु हो या सरल रेखीय, या सरल रेखीय, उससे अनंत दूरी पर स्थित तरंगाग्र को, उससे अनंत दूरी पर स्थित तरंगाग्र को, तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है भैया, तो जब आप अनंत दूरी पर आ जाओगे तो कैसा तरंगाग्र आपको मिलेगा, समतल। तीसरा लिखिए बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र लिखिए। अब बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है भैया, लिखिए रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण सीमित दूरी पर, रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण सीमित दूरी पर प्राप्त होने वाला तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। रेखीय प्रकाश स्रोत के, रेखीय स्रोत के कारण, रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण सीमित दूरी पर मिलने वाला तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। आइए देखिए बच्चों, इधर देखो, अभी आपने देखा था स्फेयर गोलाकार, हाँ या ना। अब रेखीय स्रोत, ये कोई ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट को क्या मान सकते हो, यहां भी बल्ब, यहां भी बल्ब, यहां भी बल्ब, बल्ब बल्ब बल्ब, हाँ या ना। मतलब अनंत छोटे छोटे बिंदु स्रोतों को मिलाकर के क्या बन गया, रेखीय स्रोत बन गया कि नहीं बन गया। अनंत छोटे छोटे बिंदु स्रोतों को मिलाकर के क्या बन गया, रेखीय स्रोत। अब देखो इस रेखीय स्रोत का जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देखना इस तरीके से, इधर भी लाइट, 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 हाँ या ना। ये बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। पहले बल्ब का बना कि नहीं बना, दूसरे बल्ब का भी इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, इधर भी, सामने भी, पीछे भी, हाँ या ना, बना कि नहीं बना। इन सब को जोड़ते जाओ, कई सारी चूड़ियों को एक साथ रख दो एक डिब्बे में जमा करके एक डंडे के ऊपर, तो चूड़ी प्लस चूड़ी क्या बनता है, बेलन बनता है। बनता है कि नहीं बनता है। तो रेखीय स्रोत का जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या बनेगा, बेलनाकार। बना लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है ना। तो रेखीय स्रोत, बेटा रेखीय स्रोत में बहुत सारे बिंदु स्रोत होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ। रेखीय स्रोत कोई रखा है तो बहुत सारे बिंदु स्रोतों का कलेक्शन मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, मान सकते हो ना। अब ये बताओ, ये बिंदु स्रोत अपने चारों तरफ एक वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वृत्ताकार क्षेत्र, बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सबके सब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और सबके सबको जब समग्र रूप से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, बेलन। क्या दिखाई देगा, बेलन। ठीक है बेटा, आ गया समझ में ना। तो ये हो गया बेलनाकार स्रोत। बेलनाकार स्रोत का डायग्राम आप लोग थोड़ा सा इस तरीके का बना हुआ है, हालांकि समझ जाओगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ बेलन का एक पैटर्न दिखाया है, फिर बेलन का आगे दूसरा पैटर्न भी होगा, क्योंकि पहला छल्ला दूसरा छल्ला, तो समझने की कोशिश करिए, कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न दिखाई देगा। ये जो पैटर्न है दूसरा इस टाइप का, ये देखिए बीच में ये स्रोत रखा हुआ है और ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए, समझ में आ रहा है, ये बीच में स्रोत है। अब ये ऐसा बेलन पहला, ये दूसरा बेलन है ऐसा वाला, फिर तीसरा, इस तरीके से ये किरण बढ़ती जाएगी और बेलन बनता जाएगा। समझ में आया ना। अंत आते आते तक बेलनाकार की त्रिज्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। इसलिए मैंने सीमित दूरी पर लिखाया है बेलनाकार और असीमित दूरी पर समतल बोल दिया है। चलिए लिखिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्योर फॉर एग्जाम। अगला प्रश्न लिखिए, हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत समझाइए।
हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत समझाइए भैया। द्वितीयक तरंग सिद्धांत, द्वितीयक तरंग का मतलब ये द्वितीयक तरंग कैसे बनती है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया यही था बेटा, यही था हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। मतलब पहला बनता है प्राथमिक तरंगाग्र और दूसरा बनता है द्वितीयक तरंगाग्र। आखिर वो कैसे बनता है, तो मैंने इसमें आपको क्या सिखाया वो सुन लो पहले, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि सर्वप्रथम माध्यम में कोई विस्फोट होता है, विस्फोट यानी कि विक्षोभ, विस्फोट यानी कि विक्षोभ। वो विक्षोभ जो होता है समान रूप से हर दिशा में प्रसारित होता है, बोलो हाँ। जब समान रूप से हर दिशा में प्रसारित होगा वो विक्षोभ, तो क्या करेगा, समान कला में कंपन करते हुए कण पाए जाएंगे। उन कंपन करते हुए कणों को जोड़ करके क्या मिलेगा, प्राथमिक तरंगाग्र। क्या मिलेगा, अब वे जो प्राथमिक तरंगाग्र के जो कण हैं, कंपन करते हुए कण, वे किसका काम करेंगे, वो स्वयं भगत सिंह बन जाएंगे और वो स्वयं स्रोत का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और वो स्वयं स्रोत का काम करते हुए पुनः अपने चारों दिशाओं में समान कला में कंपन करते हुए कण पैदा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना। मतलब उसके चारों दिशाओं में समान कला में कंपन करते हुए कण पाए जाएंगे। अगर मैं फिर उन कंपन करते हुए कणों को मैं फिर से अगर पैकेट में जोड़ दूं, पैकेट में क्या कर दूं, तो जो आउटर पैकेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र। इसी चीज को लिखना है, लिखो भैया, लिखिए। हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जैसे एक फैराडे का नियम, दूसरा हाइगन का नियम, बहुत पूछता है। लिखो, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, नंबर 1 है, पहला पॉइंट डाल देना, पॉइंट नंबर 1, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक बिंदु स्रोत का कार्य करता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ये किस बिंदु की बात हो रही है, इस बिंदु की, प्राथमिक वाले की। ये स्रोत था, स्रोत से जो प्राथमिक गया उसकी बात हो रही है कि तरंगाग्र का प्राथमिक, ये तो लिख लो चाहे तो, प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक मुक्त तरंग स्रोत के समान कार्य करता है, मुक्त तरंग स्रोत के समान कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये नई तरंगें उत्पन्न हो गई, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को तरंगिकाएं बोलते हैं। तरंगिकाएं, ये जो छोटे छोटे छल्ले बने हैं, छोटी तरंगें, इनको तरंगिकाएं बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेट, इनको बोलते हैं तरंगिकाएं, ठीक है। इन तरंगिकाओं में भी कौन बैठे हैं, कण बैठे हैं। वो कण क्या कर रहे हैं, समान मुद्रा में कंपन कर रहे हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, है ना। ये तरंगिकाओं के जो कण हैं, 1 2 3, ये तीनों कण कैसे डांस कर रहे हैं, सेम सेम कि अलग अलग, सेम सेम, ठीक है ना। तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं इन तरंगों को, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। यहां तक लिख लिया, नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। अब ये देखो, इनको जोड़ दीजिए, ये जो तरंगिका कहलाएगी ये कहलाएगी द्वितीयक तरंगिका। तो ये पहले जो बनी थी ये थी प्राथमिक तरंगिका या प्राथमिक तरंगाग्र, और ये कहलाएगा, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी है मैंने, हाँ, इनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। ये तरंगाग्र है, ये कहलाएगा द्वितीयक तरंगाग्र। ये जो पैकेट बन रहा है इसको तरंगाग्र ही बोलना बेटा। अगर किसी किताब में तरंगिकाएं भी लिख दी हो तो उसको मत मानना। ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र, और ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक तरंगाग्र। जो पैकेट बड़ा वाला बनता है ना, छल्ला, उसको तरंगाग्र ही बोलते हैं, ठीक है। लिखो आगे सेकेंड पॉइंट। हाँ, द्वितीयक तरंगिकाएं क्या हैं, ये वाली हैं, ये जो बनी है ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, समझ गए ना। सुनना, द्वितीयक तरंगिकाओं में, सुनना ये स्टेटमेंट सुनना, द्वितीयक तरंगिकाओं में समान मुद्रा में कंपन करते हुए कण, द्वितीयक तरंगिकाओं में समान मुद्रा में कंपन करते हुए
बोले तो ए बी सी। का बाहरी एनवेलप, का बाहरी एनवेलप, एनवेलप सुने हो, लिफाफा, एनवेलप यानी लिफाफा। का बाहरी लिफाफा क्या कहलाएगा? द्वितीयक तरंगाग्र। लिखो, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया, पर बाहर की ओर खींचा गया। हिंदी में लिखा है भैया, इंग्लिश में एनवेलप बोलते हैं, हिंदी में बोला गया है, लिफाफा नहीं लिख देना, बाहर की ओर खींचा गया, हिंदी में लिख लो अनवालोप। अनवा आ अनार आधा ना, वा वट का बड़ा आ की मात्रा, लोप अनवालोप, खींचा गया अनवालोप उस क्षण पर नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत? अब एक चीज सुन लो भाई, कि यहां से लेकर के यहां तक जाने में लगा समय है सबका टी, क्योंकि सबकी परिधि समान है। यहां से लेकर यहां तक जाने में लगा समय कितना है? टी। और प्रकाश की चाल कितना है? सी। तो दूरी बराबर कितना होगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय, सी इंटू टी, सी इंटू टी। मतलब जो विक्षोभ ct समय में यहां से यहां जाएगा, वो विक्षोभ ct समय में यहां से यहां जाएगा। मतलब एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र में सभी विक्षोभों को चलने की दूरी क्या होती? समान की अलग अलग? समान। इसका भी ct, उसका भी ct, तीसरे का भी ct। समझ में आ गया? तो ये हैं तरंग के दो इसके सिद्धांत। आगे लिखो स्पष्टीकरण। ये तो सिद्धांत हो गए, अब इसका स्पष्टीकरण। बेटा ये बना लेना, नहीं बनाए हो तो बता देता हूँ, ठीक ना? स्पष्टीकरण, ये दोनों डायग्राम अभी अच्छा से बनवा देता हूँ, डोंट वरी। स्पष्टीकरण, अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब ये बताओ, अगर मैं ये तरंगाग्र जो हैं ये जाते जा रहे हैं, अंत में जाओगे तो फ्लैटनेस होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? तो अंत में सिचुएशन क्या आ जाएगी? ये देखिए, ये बैठेगा बिंदु विक्षोभ का, और ये इसके समान कला वाले कण, फिर नीचे ये समान कला वाले कण, ये समान कला वाले कण, और इनके फिर इसकी वजह से ये समान कला में ये है, ये है, ये है कि नहीं है? बोलो। अब फिर इसको जोड़ दो, क्या बन गया? बोलो। तरंगाग्र। क्या बन गया? तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र है? समतल। कौन सा तरंगाग्र है? क्यों बन गया समतल? क्योंकि आप बहुत दूरी पर आ गए। कहां पर आ गए? हाँ, समझ में आ गया ना? प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र बन चुका है क्योंकि आप बहुत दूरी पर आ चुके हैं। बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं।